नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। ठीक है, डाटा नीड टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी एज वेल एज बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब जैसे कि हमने बात करा है कि जो डाटा जो होता है ना, वो सीपीयू और जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है उसके बीच में वो ट्रांसफ़र होता रहता है, और बीच में जो हमारी रैम है वो भी कहते हैं हेल्प करती है डाटा को सीपीयू तक पहुंचाने में। ठीक है, डाटा आर ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब जो डाटा है वो अलग अलग कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से वो ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि वो जो उसकी वायर वगैरह है उसको यूज़ करके। ठीक है, तो आमतौर पे जो फिज़िकल वायर होती है ना उसे हम बोलते हैं बस। क्या बोलते हैं हम? बस। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग फिज़िकल वायर्स कॉल्ड बस। ठीक है, अभी जो बस होती है ना ये भी अलग अलग टाइप की होती है। देखो जैसे यहाँ पर बस जो है ना हमारी वो 3 टाइप की हैं। पहली है हमारी डाटा बस, दूसरी हमारी एड्रेस बस, तीसरी है हमारी कंट्रोल बस। ठीक है, अब इन तीनों का मतलब समझ लेते हैं। डाटा बस क्या करती है? डाटा बस टू ट्रांसफ़र डाटा, मतलब डाटा बस से मतलब डाटा, देखो बस का मतलब कि यहाँ पे वायर है, तो वायर के थ्रू ना डाटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, और क्या ट्रांसफ़र होता है? उस डाटा का एड्रेस, उस डाटा का एड्रेस मतलब वो डाटा कहाँ से लिया जा रहा है, उस डाटा का एड्रेस। ठीक है, तीसरा उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, मतलब वो जो डाटा है वो कहाँ से कैसे कब जाएगा उसको कौन कंट्रोल कर रहा है। तो ये 3 तरीके के बस होती हैं। ठीक है, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। ऑल दीज 3 बसेस कलेक्टिवली मेक द सिस्टम बस। अब ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं? सिस्टम बस। क्या बनाती हैं? सिस्टम बस। एज पर CPU इंटरैक्ट्स डायरेक्टली विद द मेन मेमोरी, मतलब जो हमारा CPU है वो क्या करता है, वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है हमारा मेन मेमोरी से। तो एनी डाटा एंटर्ड फ्रॉम द इनपुट डिवाइस और द डाटा टू बी एक्सेस्ड फ्रॉम द हार्ड डिस्क नीड्स टू बी प्लेस्ड इन द मेन मेमोरी फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। तो यानी जो हमारा डाटा है वो हमारा मेन मेमोरी में होना ज़रूरी है ताकि हम उसको आगे भी हम उसको प्रोसेस कर सके। द डाटा इज़ देन ट्रांसफर्ड बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी यूजिंग बस। तो जो डाटा है वो CPU और जो मेन मेमोरी है उसमें वो ट्रांसफ़र किसके थ्रू होता है? वो बस के थ्रू होता है। अब बस हमको पता है हम क्या बोलते हैं, बस का मतलब है फिज़िकल वायर। द CPU प्लेसेस ऑन द एड्रेस बस, और जो CPU है वो कहाँ पे प्लेस होता है? वो एड्रेस बस पे। एंड द एड्रेस ऑफ द मेन मेमोरी लोकेशन फ्रॉम विच इट वांट्स टू रीड डाटा और टू राइट डाटा। While executing the instruction, the CPU specifies the read or write control signal through the control bus। मतलब जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई ना वही चीज़ है कि जो कंट्रोल है, जो डाटा का जो कंट्रोल है वो कौन करेगा? एड्रेस कंट्रोल, और जो एड्रेस है मतलब एड्रेस बस। ठीक है, और जो हमारा डाटा बस, उसी चीज़ को यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि वो कैसे कैसे प्रोसेस होंगे। अब हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की। इन अर्ली डेज ए कंप्यूटर CPU यूज्ड टू ऑक्यूपाई लार्ज रूम और मल्टीपल कैबिनेट्स। हाँ, पहले क्या होता था कि जो CPU है ना काफ़ी बड़ा होता था, आज के टाइम पे तो बहुत ही छोटा है, जैसे मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियोस में। लेकिन आज के टाइम पे पहले टाइम पे क्या होता था कि जो CPU होते थे ना वो काफ़ी बड़े होते थे, तो उनको काफ़ी बड़े बड़े रूम में और उनको मल्टीपल जो कैबिनेट्स थे उनके अंदर रखा जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी चेंज हो गई है तो जो CPU का जो साइज़ है, मतलब जो फिज़िकल साइज़ है वो क्या हो गया है, अब वो कम हो गया है। ए प्रोसेसर विच इज़ इम्प्लीमेंटेड ऑन ए सिंगल माइक्रोचिप इज़ कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। तो जो प्रोसेसर है मतलब जो हमारा CPU है, ठीक है ना, उसको एक सिंगल माइक्रोचिप के तौर पे उसको मतलब एक सिंगल माइक्रोचिप में उसको अब कन्वर्ट कर दिया गया है, तो इसलिए अब उसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, चाहे आप उसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं चाहे प्रोसेसर बोल दें, बस साइज़ की वजह से हम उसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, और साइज़ वगैरह छोटा हो गया है। अब इसके अंदर क्या होता है ना, अब जो हमारा CPU होता है उसके अंदर ना रजिस्टर्स होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे से होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से, वो आपको दिखाई नहीं देंगे, मतलब और अगर देखना है तो आपको उसको ओपन करना पड़ेगा।
बस, और तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं माइक्रो प्रोसेसर में। हाँ, यहाँ पर हमें जनरेशन दे रखी है, मतलब कैसे कैसे जो प्रोसेसर थे वो आए थे, ठीक है। ये देखिए, जैसे फर्स्ट जनरेशन कब आया था, ये 1971 और 1973 के बीच में। इसका चिप टाइप था LSI, ठीक है, और वर्ड साइज़ था 4 से 8 बिट के बीच में, और मैक्सिमम मेमोरी साइज़ का 1 KB। लेकिन धीरे धीरे फिर इसका जो मेमोरी साइज़ तो बढ़ता गया। मेमोरी साइज़ मतलब इसके डाटा को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है ना, वो इसकी बढ़ती गई। पहले तो 1 KB थी, फिर 1 MB हुई, फिर 16 MB, अब 4 GB 64 GB, ठीक है। ये और यहाँ पे इन्होंने दे भी रखा है, मतलब कौन कौन से प्रोसेसर आए थे। देखो, जो फर्स्ट था वो था इंटेल 8080, ठीक है। फिर आया था मोटरोला 6800, और इंटेल का आया था 8085। फिर आया था हमारा थर्ड इंटेल 8086। फिर आया था हमारा इंटेल का 80386, ठीक है। फिर फिफ्थ जनरेशन आया था पेंटियम, ठीक है। इसके बारे में तो आपको शायद पता होगा, ठीक है। फिर आया था हमारा पेंटियम, और अब तो काफ़ी लेटेस्ट आ गए हैं, और काफ़ी हैवी माइक्रो प्रोसेसर, या फिर जो आप प्रोसेसर आप बोल सकते हो, ठीक है, वो आ गए हैं, और काफ़ी अच्छी स्पीड देते हैं वो। माइक्रो प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन। अब माइक्रो जो हमारा प्रोसेसर होता है उसमें क्या क्या खास होता है, तो उसमें एक तो वर्ड साइज़, मेमोरी साइज़ और क्लॉक स्पीड, ठीक है। वर्ड साइज़ का मतलब क्या है, वर्ड साइज़ इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट ए माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसेस। मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक माइक्रो जो प्रोसेसर है वो कितने बिट डाटा को वो प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा मेमोरी साइज़। मेमोरी साइज़ अब देखो, मेमोरी साइज़ भी वो डिपेंड करेगा कि वर्ड साइज़ कितना है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर माइक्रो प्रोसेसर अगर 8 बिट तक डाटा को प्रोसेस कर पा रहा है, तो जो उसका मेमोरी साइज़ है लगभग उतना ही होगा, ठीक है। और क्लॉक स्पीड क्या होता है, कंप्यूटर्स हैव एन इंटरनल क्लॉक दैट जनरेट्स पल्सेस, ठीक है। जैसे हमारी हार्ट बीट होती है ना, उसी तरीके से कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें होती है क्लॉक स्पीड, ठीक है। अब क्लॉक स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना वो और अच्छे से काम करेगा, और उतनी ही स्पीड के हिसाब से वो काम करेगा। अब ये कोर क्या होता है, देखिए माइक्रो प्रोसेसर को ना, मतलब जो हमारा प्रोसेसर होता है उसके जितने कोर होंगे उतना ज़्यादा काम वो कर पाएगा। जैसे मान लेते हैं उसके अगर 2 कोर हैं, ठीक है, 2 कोर हैं, तो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर वो 2 काम को एक साथ वो कर सकता है। लेकिन अगर उसके 4 कोर हैं, तो यानी कि आप उसको एक टाइम पर वो 4 काम कर सकता है, ठीक है। अगर आप उसको एक और काम दे दोगे तो वो लैग करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, वो लैग करेगा। जैसे मोबाइल में अगर हम बहुत सारे एप्लीकेशन अगर एक साथ खोल लेते हैं तो क्या होता है, तो हमारा मोबाइल भी लैग करता है, क्योंकि जो प्रोसेसर है, ठीक है ना, वो उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो उतना काम एक बार में वो कर पाए। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर ना एक छोटी सी चिप टाइप होती है, ठीक है। इसका खुद का ही CPU होता है, खुद की रैम होती है, खुद का ही रोम होता है, ठीक है। और इसी की वजह से ही आमतौर पे हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर पाते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में माइक्रोवेव होगा तो उसके अंदर भी एक माइक्रो कंट्रोलर होगा, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर एक छोटी सी चिप होगी और उसमें उसकी खुद ही रैम है और खुद ही उसकी रोम है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका साइज़ कैसे होता है। और इसी की वजह से क्या आते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम ऑटोमेटिकली हम यूज़ कर पाते हैं। मतलब उसके लिए हमें जो बड़े बड़े CPU वगैरह हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। अब सब आप खुद सोचिए, अगर जो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव में तो कहते हैं जो CPU है वो तो अब लगा नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए बनाए गए माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर में खुद ही ऑटोमेटिकली अपनी खुद रैम होती है, रोम होती है ना। तभी तो कहते हैं उसको हम जो उसका टेम्परेचर है हम सेट कर पाते हैं, और फिर अपने आप वो बंद हो जाता है, अपने आप चलने लगता है, ठीक है। डाटा एंड इंफॉर्मेशन, अब इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।